हेलो, हम लोग आज ये लाइट चैप्टर का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था लाइट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उन सब बातों को आप देख लीजिएगा। और अगर कोई बच्चा मान लो डायरेक्ट लेक्चर 2 देख रहा है तो उसे पहले जाके लेक्चर 1 को देखना चाहिए, जिससे कि वो लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में सही सही एक आइडिया बना सके। उस आइडिया को बनाने के बाद आप लौट के आइए और ये लेक्चर 2 के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू करिए। लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे आज एक फेनोमेनन के बारे में जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में मुझे बताना चाहिए। देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि भाई हम लोग अभी तक तो ये पढ़ते ही रहे हैं कि अपने पास दो मीडियम है। ये है मीडियम 1 और ये दूसरा है मीडियम 2। ये दोनों मीडियम के बीच में जो होगा, जहां पे ये दोनों मीडियम मिल रहे होंगे, वो है इंटरफेस टू मीडियम। ये दोनों मीडियम का इंटरफेस है। अब ये इंटरफेस पे आने के बाद लाइट रे का क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा ज्ञान बढ़ाना है। जैसे आप लोग तो ये जानते हैं कि इस इंटरफेस को जो अप्रोच करेगा, अप्रोच करने का मतलब जो पास आने की कोशिश करती है जो रे, उस रे को हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, सबसे पहले इस रे को बोला जाएगा इंसिडेंट रे। फिर ये अपना इंसिडेंट रे है, ये इंटरफेस टू द मीडियम है, और ये लाइन जो हमने बनाई है, ये लाइन को बोला जाता है नॉर्मल टू द इंटरफेस। जो आपने इंटरफेस लिया है ना, उसका नॉर्मल उस पे परपेंडिकुलर है। फिर अगर ये अपना इंसिडेंट रे हो गया, तो ये इंसिडेंट रे जब इस इंटरफेस पे गिरेगा, तो इस इंटरफेस पे गिरने के बाद इसके साथ दो चीजें हो सकती हैं। ये दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक संभावना है कि इसका कुछ हिस्सा इसी मीडियम में, मीडियम 1 में वापस चला जाता है। क्योंकि ये इंटरफेस से दूर जा रहा है, तो इंटरफेस से दूर जा रहा है, इसलिए मैंने एरो लगाया है दूर की तरफ। तो दूर जाने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं, ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो रे है अंदर की तरफ आता हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो आप ऐसा आसानी से कह सकते हैं कि भाई जो भी ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, इस रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में जो रे यहाँ पे इंसिडेंस होता है, उसका कुछ हिस्सा वापस उसी मीडियम में लौट जाता है। इसी फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये बस अभी समझने के लिए है, मैं इसका डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। फिलहाल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिंपली ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो मीडियम है। ऊपर वाले मीडियम को मीडियम 1 कहा गया है, जिसमें इंसिडेंट रे रहता है। ये इंसिडेंट रे वो रे है जो इंटरफेस को अप्रोच करता है, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी उसी मीडियम 1 में रहता है। वो मीडियम 1 में रहने का मामला है इसका ऐसा कि रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या कोशिश करेगा, इस इंटरफेस से दूर जाने का, जबकि इंसिडेंट रे क्या कोशिश करेगा, उस इंटरफेस के पास आने का, है ना। ये एक लाइन बनाते हैं हम लोग जो परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस होता है, और इसको बोलते हैं नॉर्मल टू द इंटरफेस।
ये एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसको आई के साथ लिखा जाता है। ये वाला एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं और इसको स्मॉल आर से लिखा जाता है ना। तो ये वाला अपना रिफ्लेक्शन के बारे में एक छोटा मोटा आइडिया है हम लोगों के लिए, और उसी आइडिया के हिसाब से हम लोग आगे काम कर रहे हैं, है ना। तो चलो, एक छोटा मोटा आइडिया हम लोगों को ऐसा लग गया है। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा दो मीडियम के इंटरफेस से ही इसको पार कराओ। अगर अपना कभी मन करेगा तो हम लोग किसी मिरर से भी इस रिफ्लेक्शन के फेनोमेनन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली। हम लोग चाहें तो आसानी से ये काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक और छोटा काम कर लिया जाए। ये रिफ्लेक्शन का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखा जाए कि भाई इट इज अ फेनोमेनन in which incident ray which falls on interface of the medium bounces back to interface of the medium, bounces back to चलो तो आगे बढ़ते हैं। इट इज अ फेनोमेनन इन विच इंसिडेंट रे विच फॉल्स ऑन इंटरफेस ऑफ द मीडियम बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम bounces back to the same medium in which incident ray was traveling. जैसे ये बात एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए भी सत्य है। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास आप एक रे को तो ये क्या होगा, उसी पहले वाले मीडियम में लौट जाएगा ना। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहलाता है। इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है।
ठीक है, तो ये अपना डेफिनेशन हो गया। इस डेफिनेशन के बाद कुछ और अच्छी बातें हम लोग इस रिफ्लेक्शन के बारे में करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि भाई एक लाइट रे के पास फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ होता है और वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी को चाहो तो आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। वेलोसिटी के पास एक तो होता है स्पीड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में कौन कौन सी चीजें चेंज हो सकती हैं और कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं होती, इनके बारे में हम लोग लिखते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन में हम लोग पहले ये लिखेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव does not change in रिफ्लेक्शन। देखो भाई, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किसका प्रॉपर्टी होता है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स। अगर ये सोर्स पे डिपेंडेंट है तो सोर्स तो बदला नहीं है, चाहे इंसिडेंट रे का हो चाहे रिफ्लेक्टेड रे का हो, सोर्स तो लाइट का पहले जो था वही है, तो इसीलिए इसको वैसे भी चेंज नहीं होना चाहिए। सही बात। दूसरा कि भाई स्पीड ऑफ लाइट does not change in reflection। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। किस मीडियम में प्रेजेंट है इस बात पे डिपेंडेंट है स्पीड ऑफ लाइट। और मीडियम तो जिस मीडियम में हम लोग पहले थे इंसिडेंट रे के केस में, उसी मीडियम में हम लोग अभी भी हैं रिफ्लेक्टेड रे के केस में भी। तो स्पीड ऑफ लाइट लाजमी है कि उसको चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए उसको चेंज नहीं हुआ तो कोई बहुत आश्चर्य की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगला, स्पीड ऑफ लाइट नहीं बदला, कोई बात नहीं। अगली बात यह है कि भाई वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव डज नॉट चेंज इन रिफ्लेक्शन। कारण वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर आप सिर्फ वेवलेंथ को देखोगे तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो आप ही बताओ, जब स्पीड ऑफ लाइट बदलेगा नहीं क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी बदलेगा नहीं क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करता है, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा वो कैसे बदल सकता है? उसके भी बदलने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए हम लोग बड़े आराम से ये बात को कह सकते हैं कि ये जो अपना वेवलेंथ होगा, ये वेवलेंथ भी अनचेंज्ड रहेगा। फिर अगला है कि भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव
can change in reflection due to velocity of light wave can change in reflection due to change of direction। है ना? ये जो रिफ्लेक्शन है अपना, इसमें जो चार चीजें थी, चार में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ लाइट नहीं बदलेगा क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ नहीं बदलेगा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट बदलेगा क्योंकि उसका डिपेंडेंस स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी है, और जब रिफ्लेक्शन होता है तो डायरेक्शन भी बदल जाता है। तो इसी डायरेक्शन के बदलने के कारण स्पीड, ये जो अपना वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये बदल सकता है। तो अगर ये बदल सकता है तो ठीक है, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस रिफ्लेक्शन में दो टर्म आए थे अपने, एक टर्म है एंगल ऑफ इंसिडेंस। It is angle between incident ray and normal to, it is angle between incident ray and normal to the reflecting surface और interface of the medium। It is denoted by a small I, angle of reflection। It is angle between reflected ray and normal to the reflecting surface or interface of the medium। It is denoted by a small r। अगर डायग्राम की मदद से मैं आपको दिखाऊं तो जैसा मैंने पहले आपको दिखाया था, ये है हमारा नॉर्मल, ये है हमारा इंसिडेंट रे और ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो बस इसी तरीके से हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन एंगल ऑफ इंसिडेंस है
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। फिर इसको मिटा दिया जाए और थोड़ा आगे बढ़ा जाए। यहां तक तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं आई होगी। सिंपली डेफिनेशंस हैं और इन डेफिनेशंस को हम लोगों को यूज करना है। तो चलो थोड़ा और लिखते हैं इसके बारे में। एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? देखो, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ये एक इंसिडेंट रे है और इसी के लिए ये एक रिफ्लेक्टेड है। अपनी बात हो चुकी है। परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस इज नोन एज नॉर्मल। एंगल ऑफ डेविएशन ये बताता है कि अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता तो क्या होता। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये नहीं होता तो कुछ नहीं, ये जो इंसिडेंट रे है ये अपने रास्ते चलता सीधे सीधे, तो ये हमने इसका रास्ता बना दिया है। आप लोग ये भी बात जानते हैं कि भाई नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई होता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल आर के बराबर। तो वो एंगल जितने एंगल से ये घूम गया है रिफ्लेक्टेड रे, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, डेविएट हो जाना, मतलब जिस रास्ते जा रहे हैं उस रास्ते नहीं जाना, किसी और रास्ते चल देना, यही डेविएशन है। तो अगर यही डेविएशन है तो इसी डेविएशन को एंगल के रूप में जो लिखा गया है उसको हमने एंगल ऑफ डेविएशन नाम दिया है। ये एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डेल्टा, ऐसे लिखिए। ये अपना डेल्टा ही एंगल ऑफ डेविएशन है। तो बताओ तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होना चाहिए डेल्टा को? आप कहोगे कि ये अपना एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता, तो हम लोग ये कहेंगे कि टोटल एंगल बनना चाहिए था आई प्लस आर प्लस डेल्टा, और ये कितना हो जाना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। इस बात का फायदा हो जाएगा। तो डेल्टा कितना हो जाएगा? 180 माइनस आई प्लस आर। यहां पे जो डेल्टा आया है, ये डेल्टा किस सेंस में है भाई? घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इसको हम लोग लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और शॉर्ट में हम लोग इसको लिखते हैं ACW, है ना। तो बस इसी हिसाब से हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। एक बार ये एंगल ऑफ डेविएशन निकालना आपने सीख लिया तो आपको क्या करना होगा? इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आपको सिंपल सा काम ये करना है कि कल का जो लेक्चर है और जो ये आज वाला लेक्चर 2 है, इनको थोड़ा सा पढ़ लेना है एक बार। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में चलेंगे और कुछ सवाल वगैरह
बना के देखेंगे।